नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों से जिस तरह के हालात बन गए थे, उसके चलते आज प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। दरअसल करीब 20 साल तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना अपने खिलाफ पनप रहे जनाक्रोश को समझ नहीं पाई और ऐसे फैसले लेती रहीं जिससे उनकी गद्दी चली गई। इसके बाद वहां पर जश्न की तस्वीरें आ रही हैं और बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान किया है। शेख हसीना बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले और वहां के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। उनके पिता को भी 1975 में सेना ने तख्ता पलट करके हटाया था और उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। तब शेख हसीना और उनकी बहन जर्मनी में थीं। वो 1981 में निर्वासन से बांग्लादेश लौटी और वहां पर लोकतंत्र के लिए आंदोलन किया। पहली बार वो 1996 में 5 साल के लिए प्रधानमंत्री चुनी गई और फिर 2009 से आज सुबह लगातार पीएम रहीं। उनके शासन के 15 सालों में बांग्लादेश ने जबरदस्त विकास किया। उन्होंने बांग्लादेश को टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री का गढ़ बना दिया। 2009 से लगातार उन्होंने 6% जीडीपी की दर से बांग्लादेश को आगे बढ़ाया। इस दौरान करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और प्रति व्यक्ति आय में बांग्लादेश भारत से आगे निकल गया। उन्होंने कट्टरपंथियों को भी सख्ती से काबू किया, लेकिन वो ये भूल गई कि विपक्ष को दबाने और असहमति की आवाज़ को कुचलने का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता है। ये सेफ्टी वाल्व होते हैं, लेकिन अपने लंबे शासनकाल में वो लगातार निरंकुश होती गईं। उन्होंने विपक्ष के नेताओं को जेल में डाले रखा। चुनाव में कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई, इसलिए विपक्ष चुनाव का बायकॉट करता रहा और वो चुनाव जीतती रहीं। जाहिर है, इससे बांग्लादेशियों में उनके खिलाफ गुस्सा पलता रहा। इस साल जून में जब हाईकोर्ट ने वहां सरकारी नौकरियों में पुराना आरक्षण बहाल कर दिया तो ये गुस्सा बाहर निकला और शेख हसीना सरकार ने जितनी सख्ती से इसे कुचलने की कोशिश की, उससे ये गुस्सा बेकाबू हो गया। आज आंदोलनकारी उनके आवास में घुस गए और एक तरह की जन क्रांति से शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। भारत के साथ बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की सीमाएं मिलती हैं। भारत से शेख हसीना के परिवार की नज़दीकी रिश्ते रहे हैं और उनकी सरकार ने हमेशा भारत से बेहतर संबंध बनाए रखे। लिहाजा बांग्लादेश की राजनीतिक उठापटक हमारे लिए भी चिंता का विषय है। इसलिए आज शुद्ध सियासत में सवाल पूछा जाना जरूरी है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की जीत हुई है या कट्टरपंथियों की। क्या बांग्लादेश में दोबारा सैनिक शासन की वापसी हो रही है? बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट का भारत पर क्या असर होगा? और इन तमाम सारे सवालों के साथ हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस चर्चा में तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम इस उठापटक का भारत में क्या असर होने वाला है। बांग्लादेश में आज सुबह से ही इस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट का भारत में क्या असर होगा, इन तमाम सारे सवालों के साथ अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाले खास मेहमानों में अनिता जी हैं, अनिता चौधरी स्ट्रैटेजिस्ट हैं, नवीन दुबे जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत करूंगा। अनिता जी, सबसे पहले तो आपसे ही, चूँकि आप एक लंबे टाइम तक एमईए को भी कवर करती रही हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं, विदेशी रणनीति विशेषज्ञ हैं आप। शेख हसीना जी भारत पहुंच गई हैं, अब वो उनका अगला कदम क्या होगा? क्या वो फिलहाल अभी भारत में ही रहेंगी या फिर वो किसी और देश में अपने लिए शरण तलाशेंगी? और इन सब के बीच में हम लोगों ने ये भी देखा कि उनसे एनएसए मिलने गए और लगातार उनको लेकर भारत की राजनीति में भी बहुत तेज गतिविधियां चल रही हैं। देखिए, हम लोगों को इस बात को समझना जरूरी है कि बांग्लादेश में जो चल रहा है वो सिर्फ शेख हसीना की वजह से नहीं चल रहा है, बल्कि कई ऐसे तंत्र हैं जो बांग्लादेश को अनरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक पाकिस्तान भी है, दूसरा सबसे बड़ा तंत्र जो है वो चाइना है, और हम तीसरा अमेरिका के CIA को भी इनकार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे, इतिहास का ट्रेंड को देखेंगे तो चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे अफगानिस्तान हो, या फिर मलेशिया, मालदीव या
फिर अभी बांग्लादेश, जब जब अनरेस्ट किसी कंट्री में हुई है, तख्ता पलट की स्थिति बनी है, कहीं ना कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट जो है CIA से होता रहा है और चीन उसमें जी। कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष की तरफ से अपना योगदान देता रहा है। आपने देखा कि भारत में सरकार बनी और उधर नेपाल में सरकार बदल गई। आपने देखा हाँ। कि जब भारत बहुत ज्यादा मजबूत हुआ तो श्रीलंका बर्बाद हो गया। आपने देखा कि जब भारत के रिश्ते अफगानिस्तान के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से आगे चल रहे थे तो वहां तालिबानी शासन लागू हो गया। और अब हम देख रहे हैं कि आरक्षण के नाम पे, आपको बता दें कि पहले 44% आरक्षण था जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके परिवारों के लिए, जो घट के अब 5% हो गया है। जी, शेख बिल्कुल, हसीना वही- ने वही उसको बढ़ाने लड़ाई की थी। कोशिश की और उसपे एक एरप्शन हो गया और उसके बाद वहां ऐसा अनरेस्ट क्रिएट हुआ कि वो सिर्फ अपनी सरकार के खिलाफ ही नहीं बल्कि सड़कों पे उतर गए। वो तोड़फोड़ भी कर रहे हैं, हिंदू बिल्कुल। मंदिरों को जला रहे हैं, हिंदुओं के घरों को जला रहे हैं, वहां जी। के जो हमारी कल्चरल एम्बेसी है उसको भी उन्होंने क्षति पहुंचाई है। 4 और लाख तो लोग और सड़कों पर जो निकल गए। बांग्लादेश के जनक कहे जाते हैं शेख मुजर्रबुर रहमान, उनके प्रतिमा को आंदोलनकारी कहें या कट्टरवादी कहें, उन्होंने जी, तोड़ बिल्कुल। फोड़ मचा दी। बिल्कुल। अनिता, आपके पास आऊँगा। नवीन जी, बांग्लादेश में जो अस्थिरता का माहौल है, उसमें उसका जो असर है वो भारत में क्या किस तरीके का पड़ सकता है और हम लोग कहाँ खड़े हैं बांग्लादेश के साथ? आलोक जी, देखिए ऐसा है, पहली चीज तो ये कि हमारा बहुत करीबी दोस्त है बांग्लादेश और बड़े अच्छे संबंध मोदी सरकार के शेख हसीना की सरकार के साथ रहे हैं। और इस समय जब शेख हसीना के ऊपर विपत्ति आई है तो उन्होंने भी मुनासिब समझा कि वो भारत में आके शरण लें और भारत में ही उन्होंने आके शरण ली है। अब दूसरी चीज ये आती है कि अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखें, जो अनीता जी बहुत बोल रही थी, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि श्रीलंका को आप देख लीजिए, वहां पर मैक्सिमम स्टेक आज की तारीख में चाइना का है और चाइना वहां पूरी तरीके से अपने कंट्रोल को में ले रखा है चीजों को। इसी तरीके से आप म्यांमार की स्थिति देख लीजिएगा, इसी तरीके से आप देखिए अभी नेपाल में सत्ता पलट हुआ, अब बांग्लादेश में इस तरीके की चीजें, तो निश्चित तौर पर इन बातों को बल मिलता है कि कहीं ना कहीं ये जो गतिविधियां घटित हो रही हैं ये भारत के लिए भविष्य में अच्छे और सुखद संकेत नहीं हो सकते हैं। जी, बिल्कुल, पहली चीज। बिल्कुल बिल्कुल। अनीता, विदेश मंत्री की प्रधानमंत्री से मुलाकात हो रही है और सुबह से इस तरीके की गतिविधियां चल रही, जैसे जैसे बांग्लादेश में बांग्लादेश से अपडेट्स आ रहे थे वैसे वैसे यहाँ पर बैठकों का दौर भी जारी था। लेकिन अभी शाम के वक्त नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विदेश मंत्री से मुलाकात की, इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, अभी वो स्थिति है जब भारत को एकजुट रहना है। ये वो मुद्दा है जिस पे राजनीति नहीं हो सकती है। अगर आप इस पे राजनीति, आपने देखा कि पश्चिम बंगाल के TMC के एक नेता जब सदन में बांग्लादेश के ऊपर बोलने की कोशिश की तो सभापति ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। तो सभापति की तरफ से कहा गया कि आप अपने देश की चिंता कीजिए। हमें सबसे पहले देखिए, आप जब फ्लाइट में सफर करते हैं तो आपको बताया जाता है कि आप ये जैकेट पहन ले, वो जैकेट पहन ले, वो जैकेट पहन ले, लेकिन एक हिदायत जो दी जाती है वो ये दी जाती है कि दूसरों की मदद तभी करें जब आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तो पहले भारत की चौहद्दी को सुरक्षित करना है। भारत में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कोई भी नहीं है, इसको पहले सुनिश्चित करना है। भारत की पूरी पॉलिटिक्स, जब बात विदेशी मामलों की आती है तो भारत की पॉलिटिक्स जो है वो तटस्थ एक साथ खड़ी रहती है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना हो। इसीलिए ये मुलाकात जरूरी थी कि इस पे किसी को कुछ नहीं बोलना है। शेख हसीना भारत तो आई हैं, लेकिन भारत में भी हम जानते हैं कि रेडिकल थॉट जो हैं बहुत ज्यादा सरवाइव करते हैं। ऐसे में हमारे जो इंटरनेशनल रिश्ते हैं वो सुरक्षित रहें और शेख हसीना सुरक्षित भारत से बाहर निकलकर वैसे देश में असाइलम ले जहां पे उनकी सुरक्षा जो है वो कट्टरपंथियों के हत्थे नहीं चढ़े। ये भी सुनिश्चित करना भारत की जिम्मेदारी है। ऐसी यही वजह है कि हिंडन एयरबेस पे NSA अजीत डोभाल उनसे मिलने पहुंचे। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक
इंग्लैंड ने असाइलम देने से मना कर दिया है। भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि आखिर वो कौन सा देश होगा जिससे शेख हसीना संपर्क करेंगी और फिर वहां पे जाएंगी, क्योंकि ये पॉलिटिकल असाइलम है। सभी देश अपना नफा नुकसान सोचकर ही उनको असाइलम देंगे, लेकिन तब तक शेख हसीना की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के पास है और भारत इसको बाखूबी निभाएगा। आपने देखा कि जब बात ऐसी पहुंची कि शेख हसीना को T3 एयरपोर्ट ले जाना है, वहां से फ्लाई करेंगी, भारत ने सुनिश्चित किया कि उन्हें कि रोड के रास्ते से नहीं, हिंडन एयरबेस से T3 तक भी उन्हें एयरलिफ्ट करके ही ले जाया जाए ताकि उन पर कोई आंच नहीं आए। बांग्लादेश में सिर्फ कट्टरपंथी या वहां के नागरिक नहीं इन्वॉल्व है इस आंदोलन में, बल्कि इसके पीछे बहुत सारी विदेशी शक्तियां जो हैं वो हाथ में, क्योंकि बांग्लादेश भी ग्रो कर रहा था और बांग्लादेश के संबंध भारत के साथ अच्छे बन रहे थे। भारत ने वादा किया था कि इसने अपने 5 सालों में विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा। वो भारत के धीरे धीरे उसके जो चारों चौहद्दी हैं उसको अनरेस्ट करके उसको डिसरप्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से भारत खुद ही निकलेगा और भारत के दुश्मन सिर्फ एक नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, चाइना नहीं है, बल्कि हिडन एनिमी बहुत सारे हैं। भारत को उनके साथ भी सर्जिकली डील करना है। जी बिल्कुल अनिता। नवीन जी, जी आर्मी चीफ की 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, 3 सवा 3 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बांग्लादेश में, वो हम भी सुन रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि हम अंतरिम सरकार बनाएंगे। तो क्या अब ये माना जाए कि अंतरिम सरकार सेना की सरकार होगी या कोई और भी सॉल्यूशंस निकल कर आ सकते हैं? आलोक जी, अभी देखिए अस्थायी तौर पर तो मुझे लगता है कि सेना कंट्रोल करेगी और सेना कंट्रोल करने के बाद में बाकी नेताओं को जो भी जेल में बंद हैं या बाहर हैं उनको बुला के उनसे मंत्रणा करके वहां लोकतंत्र की बहाली होगी, ऐसा मुझे लगता है। एक चीज के बीच में अनीता जी आपने एक चीज मिस करी है बोलने में, मुझे लगता है मुझे बोलनी चाहिए। देखिए ऐसा जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर जब अतिक्रमण कर दिया जाता है, बांग्लादेश में वो हुआ है। आपने पूरे विपक्ष को एक्साइट कर दिया, जो जनता आपके खिलाफ बोल रही है, आपकी नीतियों से सहमत नहीं है, आप उसको साइडलाइन कर देंगे। आप जब निर्विरोध अपने दम पर अपने सत्ता में काबिज हो जाएंगे लगातार और उसके बाद आप मनमानी करेंगे, तो ये चीजें कहीं ना कहीं एक हद तक दबाव लेती हैं और दबाव के बाद जब उसकी पराकाष्ठा हो जाती है, सैचुरेशन पॉइंट पे चीजें आ जाती हैं, तो वो रिवोल्ट हो जाता है। वो विस्फोट हुआ है बांग्लादेश के अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल। अनीता अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसमें से आपके मुंह से ये बात निकली और ऐसा हो भी रहा है कि वहाँ पर हिंदुओं को भी निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, इस्कॉन टेम्पल, काली टेम्पल, वहाँ पर उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। और बीच में ये भी बात निकल कर आई कि 1 करोड़ जो हिंदू वहाँ पर रह रहे हैं उनका भी पलायन हिंदुस्तान की तरफ हो सकता है, वो हिंदुस्तान में आ सकते हैं, शरणार्थी बनने की स्थिति में वो आ सकते हैं यहाँ पर। ये तमाम सारी चीज़ें निकल कर आ रही, तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर जरूर केंद्र सरकार को अपना रुख सख्ती के साथ स्पष्ट करना चाहिए कि वहां पर हम शरणार्थियों को शरण देते हैं, लेकिन अभी शरण देने के पहले भारत सरकार को बहुत सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए। हम जिनेवा कन्वेंशन के पार्ट हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन हमारे देश की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे में हम जब स्थिति को आंकेंगे, हम उसका आकलन करेंगे, आखिर कितने हिंदू आ रहे हैं, ये कौन से हिंदू हैं, हिंदुओं के आड़ में कोई और तो नहीं आ रहा है, शरणार्थी बनकर कहीं हमारे देश में एक के खिलाफ एक षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है। इन सभी को ध्यान में रखकर ही भारत सरकार जो है वो डिसीजन लेगी। यहाँ पे रोल जो है मीडिया का भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी के साथ होता है कि मीडिया अपने सभी आकलनों को भारत सरकार के आदेशानुसार या उनके जो मत है उनके अनुसार ही करे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मामला 2 देशों के बीच का है और वो भी एक ऐसा देश जिसके उद्भव में भारत का हाथ रहा है। 1971 में पाकिस्तान के साथ जब भारत का युद्ध हुआ तो विश्व पटल पे विश्व का नक्शा बदल चुका था, एक नए देश का उद्भव हुआ था बांग्लादेश के रूप में। और इस युद्ध में कहीं ना कहीं इस बांग्लादेश के उत्पत्ति में कहीं ना कहीं भारत का हाथ माना जाता है, क्योंकि भारत जब मुक्ति आंदोलन चल रहा था तो भारत से मदद मांगी गई थी और भारत ने अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाई थी। हम मानते हैं कि शेख हसीना ने
वहां पे विपक्ष के वॉइस को नहीं सुना, लेकिन वो विपक्ष था जो कट्टरपंथी था। आप देखेंगे कि जिनको जेल में डाला गया है वो इतने रेडिकल थे कि उनको टेररिस्ट, वो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में एक रेडिकल थॉट को बांग्लादेश में वो फ्लो कर रहे थे, उसको फ्लोट कर रहे थे। ऐसे में कोई भी सरकार अगर सख्त डिसीजन लेती है तो माना जाता है कि विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जा रही है। लेकिन अगर ये विपक्ष देश, आप देख रहे हैं कि विपक्ष जब हावी हुआ तो देश का क्या हाल हो गया। कई लोग आज भारत के ट्विटर एक्स हैंडल पे भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट कर रहे हैं कि अगर यहाँ नहीं सुना गया तो अंजाम यही होगा। आप समझिए कि रेडिकल थॉट कितनी तेजी के साथ काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अनीता, हाँ। भारत की जनता को एग्रीवेट करने की कोशिश की, इंस्टिगेट करना, भारत के रेडिकल थॉट को इंस्टिगेट करना, यही चाइना और CIA का काम होता है। आपने देखा कि जहां जहां भारत अपने कदम आगे बढ़ाता है, वह आपने देखा सबसे ताजा उदाहरण है कि जब यूक्रेन और रशिया की युद्ध चल रही थी, कितना प्रेशर दिया गया। बिल्कुल, बहुत ज्यादा प्रेशर। बिल्कुल अनीता, आपके पास आऊंगा। नवीन जी से भी एक सवाल लेता हूँ। नवीन जी, जी अभी हम लोग शरणार्थी के विषय पर बातचीत कर रहे थे। आज शुभेंदु अधिकारी का भी एक बयान आया, उसमें उन्होंने कहा कि 1 करोड़ हिंदू भारत में आने के लिए तैयार बैठे हैं। बिल्कुल, चूंकि वहाँ के हालात ऐसे हो गए हैं, मंदिरें तोड़ी जा रही, उनके घरों में हमले किए जा रहे हैं। आंदोलनकारी अपने आरक्षण के आंदोलन के पीछे हिंदुओं के घरों में हमले कर रहे हैं, मंदिरों में हमले कर रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल तोड़ दिया, वहाँ पर काली जी का टेम्पल था वो तोड़ दिया है। और स्थिति ये हो गई है कि हिंदू शरणार्थी भारत में आने के लिए तैयार बैठे हैं। तो 1 करोड़ लोग, कैसे उनका समायोजन होगा? इस पर तो मुझे लगता है निश्चित रूप से सरकार को चिंता करनी चाहिए, सरकार को बातचीत करनी चाहिए और इस मुद्दे पर जरूर बांग्लादेश में हस्तक्षेप करना चाहिए सरकार को। देखिए, निश्चित तौर पर आलोक, सबसे बड़ी चीज है जब विश्व की बड़ी पंचायत होती है वो राष्ट्रीय संघ, आपका यूनाइटेड नेशंस होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ को संज्ञान लेते हुए वहां के हिंदू की सुरक्षा करनी चाहिए, वहां के उद्योगपतियों की सुरक्षा करनी चाहिए, वहां के छात्रों की सुरक्षा करनी चाहिए। प्रत्येक नागरिक को अपनी सुरक्षा का अधिकार और उसकी सुरक्षा देना। यदि सरकार वहां से फेल हो गई है और जिस तरीके से शेख हसीना निकल आई हैं, अब सेना वहां कंट्रोल कर रही है, कितना कंट्रोल कर पाती है, इन सब चीजों को देखते हुए विश्व समुदाय को वहां पर इंटरवीन करके सबसे पहले शांति स्थापित करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न आता है कि 1 करोड़ लोग अगर हम भारत में आ जाते हैं, शरण लेते हैं, भारत की अपनी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है आज की तारीख में। बिल्कुल, देश बहुत कर्जे में है और 1 करोड़ लोगों को आप अगर बुला लेंगे, 140 करोड़ वैसे ही है हमारे पास में, उनको कहाँ एडजस्ट कर पाएंगे? आपके यहाँ तो बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, इससे आदमी इनसे पहले जनता जूझ रही है, तो आप अपने यहाँ और एक बवाल खड़ा करना चाहेंगे क्या? मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ कि किसी भी हिंदू शरणार्थी को या बांग्लादेशी शरणार्थी में कहूँगा, हिंदू मुसलमान में नहीं जानता हूँ, किसी भी बाहर के शरणार्थी को इस समय भारत की स्थिति नहीं है कि वो अपने यहाँ एकोमोडेट करे। पहली चीज आती है कि जिस तरीके की बात चल रही थी, अभी अनीता जी बोल रही थी। अनीता जी, देखिए ऐसा है, क्या आप मानती हैं कि बांग्लादेश का विपक्ष जिस तरीके का था उसी तरीके का भारत का विपक्ष है? अभी इन सब चीजों पे नहीं करूंगी सर, नहीं, इस पे ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है नवीन जी, ये विषय नहीं है नवीन जी, ये विषय नहीं, अनीता जी अकाउंट को देखिए, अनीता जी, ये विषय ही नहीं है, ये विषय ही नहीं है। और इतने बड़े इंटरनेशनल मुद्दे पर किस तरह के पोस्ट किए जा रहे हैं, आखिर इस पोस्ट का क्या मतलब निकाला जाए? इस तरीके के इतने बड़े मुद्दे पर, इस तरीके के इतने बड़े मुद्दे पर, इंटरनेशनल मुद्दे पर इस तरीके की बातों को बीच में शामिल किया जाना ठीक नहीं है। नहीं आलोक जी, मैं एक बात कह रहा था, देखिए ऐसा होता है, वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जमीन आसमान का नहीं, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। वहाँ हम उनके जैसे कट्टरपंथी नहीं है, हम उनके जैसे कट्टरपंथी नहीं है। मैं कुछ बोलना चाहूंगी, मुझे कुछ बोलने की इजाजत दीजिए जी। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि शायद अभी आप ट्विटर पे, एक्स पे क्या ट्रेंड कर रहा है और एक ही तरह के किस तरह के पोस्ट अलग अलग पार्टियों के नाम से या फेक अकाउंट के नाम जब पोस्ट किया जा रहा है और उसको फेक अकाउंट डिक्लेयर किया जा रहा है। आप देख लीजिए विपक्ष का IT सेल किस तरह से काम कर रहा है। आपको पत्रकार संदीप चौधरी
जो कि माना जाता है कि मोदी के विरोध में हमेशा बोलते हैं, उनके अकाउंट को देखना चाहिए। आप संजय सिंह के अकाउंट को देखिए, आप मनमोहन सिंह के नाम पर ये पैरोडी अकाउंट बता के किस तरह की पोस्ट डाले गए हैं वो देखिए कि क्या तानाशाही का ये हर्ष है तो क्या भारत में भी ऐसा ही होगा? ये क्वेश्चन बिल्कुल अनिता, आज आखिर इसका क्या हमारा भारत बहुत अच्छा है, हमारा भारत बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ कोई लोकतंत्र को खतरा नहीं है, कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही हम इस पर चर्चा करना चाहेंगे। बिल्कुल हमारे यहाँ हमारा लोकतंत्र बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, और इस पर हम लोग कई बार चर्चा भी कर चुके हैं कि भारत के लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी है। मैं आपसे यही अपील करती हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील कर रहे हैं कि जो लोग भी, चाहे वो फेक अकाउंट हो चाहे अकाउंटेबल अकाउंट हो, जो लोग भी सोशल मीडिया पे तानाशाह के नाम पर भारत की सरकार पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, ये कोई मोदी और यूपीए की सरकार की बात नहीं है, भारत सरकार की बात हो रही है। आज हम लोग जिस विषय पर बातचीत करें किए जाएं, उनके अकाउंट सस्पेंड किए जाएं, क्योंकि यहाँ पे थॉट को सरकार की नजर होगी करने की कोशिश की जा रही है। अनिता, वो सरकार की नजर उस पर होगी, लेकिन एक बहुत अहम सवाल जो, चूंकि आप विदेशी रणनीति विशेषज्ञ हैं, इसलिए आपसे ये सवाल बहुत जरूरी है पूछना कि शेख हसीना का दिल्ली आना भारत की विदेशी कूटनीति में क्या असर डाल सकता है? देखिए आलोक जी, हम सभी जानते हैं कि भारत जब भी बात पड़ोसी देश में क्राइसिस की होती है, भारत ने हमेशा मदद की है। आपने देखा होगा कि जब अफगानिस्तान में अनरेस्ट हुआ था तो अफगानिस्तान के एम्बेसडर ने भारत से कहा था कि भारत इसमें इंटरवीन करे और हमारे देश को बचाए, हमारे देश में रेडिकलाइज थॉट्स को में जाने से उसमें अपना योगदान दे। भारत ने कोशिश भी की थी, ये सफल नहीं रहा क्योंकि वहाँ पे जो नाटो है उसका वर्चस्व था और नाटो ने उसको बदहाली में छोड़ के वहाँ से नाटो निकल गई। वैसे ही आपने देखा कि जब यूक्रेन की बात हुई, चाहे रूस हो चाहे जेलेंस्की हो, दोनों ने भारत से अनुरोध किया था कि भारत इसमें, क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश में है, मित्रता में विश्वास रखता है। ऐसे ही जब बांग्लादेश में आपने देखा होगा, जब श्रीलंका में अनरेस्ट हुआ था तो भारत ने वहाँ के राष्ट्रपति और वहाँ के सभी एमिनेंट पर्सनालिटी को वहाँ से निकालने में मदद की थी और वहाँ के स्थिति को संभालने के लिए अपना योगदान दिया था, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो सैन्य हो। जब मांगी गई थी ऑपरेशन मेघदूतम जब चलाया गया था मलेशिया मालदीव में, तो आपने देखा था उनसे मांगा गया, हमने दिया। जब शेख हसीना ने भारत से आग्रह किया कि मेरी जान को खतरा है, उनके घर तक आंदोलनकारी पहुंच गए थे, उनका प्रधानमंत्री आवास जलने की कगार पे था, आनंद फानंद में उन्हें एयरलिफ्ट किया गया, शेख हसीना ने भारत से संपर्क किया, उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे पनाह दी जाए, भारत ने तुरंत उसको स्वीकारा। अगरतला में पहले सबसे नियरेस्ट एयरबेस अगरतला में पहले उन्हें उतारा गया, फिर बाद में पूरी सुरक्षा के साथ उन्हें इंडियन एयरबेस में रखा गया है, जो कि एयरफोर्स की सिक्योरिटी टाइट सिक्योरिटी एयरबेस माना जाता है, वहां पे रखा गया है। जैसे ही शेख हसीना को कहीं भी असाइलम मिलेगा, भारत उनको सुरक्षित तरीके से वहां पे पहुंचाने की जिम्मेदारी लेगा। ये भारत के नीतियों में भी है और यहाँ की कूटनीति में भी है। अनिता, वक्त कम है, हमको यही विराम देना पड़ेगा चर्चा को। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है और भारत और बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमाओं की तरह दोनों देशों के संबंध भी बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश में हो रही उठापटक से हम भी अछूते नहीं रह सकते हैं, इसलिए भारत सरकार बांग्लादेश की हर घटना पर बारीकी से निगाह रखे हुए है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया करूंगा, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।